सातवां तुम्हारा अध्याय है श्वसन। श्वसन का मतलब क्या समझते हो? सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। और इसकी अगर परिभाषा सही से देखा जाए तो क्या होती है श्वसन की? सांस लेने का मतलब क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, यही थोड़ी श्वसन होता है। श्वसन आज तुमको पूरा कंप्लीट बताएंगे कि श्वसन क्या होता है। ज़्यादातर हम लोगों को यही मालूम होता है कि सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं, इसी को ही श्वसन कहते हैं। लेकिन अभी तुमको बताएंगे कि श्वसन जो है होता क्या है, बिल्कुल एक एक चीज़ इसको देखो। ये अगर तुमने सही से देख लिया तो इसी से ही संबंधित तुम्हारा जो रक्त परिसंचरण तुमको हम बता चुके हैं इससे पहले, वो भी इससे ही क्या जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ जो है जब एक में ही जोड़ दोगे, इसी को कहते हैं कि हमारा जो है हमारा शरीर कैसे चलता है। बस यही सब जीव विज्ञान है। इसको सही से देख लो, उसके बाद एक चैप्टर तुम्हारा और रह जाएगा, मानव प्रजनन। मानव प्रजनन मतलब कि पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है, बच्चों की पैदाइश कैसे होती है, ये एक ही सिर्फ इसके बाद पार्ट रहेगा। उसके बाद तुम्हारा पूरा जीव विज्ञान जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मानव रक्त का क्या, दिल कैसे काम करता है, ब्लड कैसे काम करता है, ये सब बता दिए। आज हम बताएंगे कि सांस हम लोग लेते हैं, ये क्या है, श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है? श्वसन वो अभिक्रिया है जीवित कोशिकाओं में सभी एंजाइम अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो या ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, उसका कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। मतलब कि हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर ही रह जाती है जिस्म में, तो उसका क्या होता है? वो एंजाइम अभिक्रिया करके उस ऑक्सीजन से क्या बनता है, क्या होता है, वही श्वसन अभिक्रिया होती है। ये है जीव विज्ञान की परिभाषा। ऐसे हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, श्वसन हो गया। अब देखो श्वसन एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनऑक्सी श्वसन। जिसमें ऑक्सी मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता उपस्थिति होती है, वो होती है ऑक्सी श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है वो क्या होती है? अनऑक्सी श्वसन। दूसरी श्वसन की अवस्था क्या होती है? देखो हम लोगों में जो अभी श्वसन जो चल रहा है उसका क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने सांस ली, श्वसन मतलब सांस ली और छोड़ दी, और ये सांस कहाँ चली जाती है? फेफड़े में चली जाती है। बस इसके आगे की जो श्वसन क्रिया है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता है। लोग नाक से जब सांस लेते हैं तो ये हलक में होते हुए कहाँ चली जाती है? फेफड़े में चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? बाहरी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाहरी श्वसन। तो श्वसन के जो प्रकार है वो प्रकार अलग हैं, वो प्रकार हमने बता दिए हैं, ऑक्सी अनऑक्सी। ये क्या है? अवस्थाएं हैं, ये श्वसन की अवस्थाएं। अगर प्रश्न पूछ दे कि श्वसन की अवस्थाएं कितनी है, तो दो हैं, एक बाहरी श्वसन और एक आंतरिक, अंदर में जो कोशिकाओं में श्वसन होता है। कोशिका तुमको बता चुके हैं, सेल छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर हमारा शरीर बना है, ये हम तुमको ब्लड में बता चुके हैं। समझ में आ गया? 2-4 प्रश्न ये हो जाएंगे। उसके बाद अब हम तुमको बताते हैं कि श्वसन जो तंत्र है हमारा, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग जो है यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, किस किस अंग का इस्तेमाल होने के बाद, उपयोग होने के बाद हम श्वसन कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हम सबसे पहले कहाँ से सांस लेते हैं? नाक के 2 छेद होते हैं, ये इनको गांव की भाषा में क्या कहते हैं? नासा छिद्र या नथुना भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो नासा छिद्र के थ्रू हम क्या लेते हैं? सांस, हवा अंदर जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये जब यहाँ जाती है तो नासा छिद्र हो गया। इसके ऊपर जब तुम देखोगे नाक पर ऊपर एक बहुत मजबूत हड्डी टाइप की होती है, देखो यहाँ पे है, इसको क्या कहते हैं? नासा कपाट। नासा कपाट की भी इसमें उपयोग होता है। उसके बाद नासा छिद्र से सांस ली, नासा कपाट से होते हुए कहाँ पे पहुंची? ग्रासनी पे। कहाँ से पहुंचेगी? ग्रासनी पे। यानी कि तुम अभी जब मुंह खोलोगे अपना, अभी तुमको हम ये चित्र दे देंगे, इस तरीके से देखो इसको। जब ये हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जब नासा छिद्र से नासा कपाट से होते हुए यहाँ पर सांस आती है, जहाँ पर हमारा मुंह का कनेक्शन और नाक का कनेक्शन एक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, हमारी अपनी भाषा में हलक। क्या कहते हैं उसको? हलक। लेकिन जीव विज्ञान में उसको क्या कहा गया? ग्रासनी। क्या कहा गया? ग्रासनी। तो तुमको लिखना ग्रासनी है, हलक नहीं लिखना है। नहीं याद होता है तो हलक लिख देना, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रासनी इसको पढ़ो। तो ये देख लो, नाक का ये कनेक्शन और मुंह का कनेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं? ग्रासनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रासनी कहते हैं। ग्रासनी के बाद फिर ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे कहाँ पे? वायु नाला, जहां से हमारी आवाज निकलती है। देखो यहाँ पर ये ग्रासनी हलक है, ये अंदर मुंह खोलोगे तो नाक का और मुंह का जो कनेक्शन है उसको हलक कहते हैं। उसके नीचे आएगी यहाँ पर ये चीज, इसको क्या कहते हैं?
वायुनाल जिससे हवा निकल जाती है, वायुनाल, और इसी से क्या है आवाज भी आती है। अभी तुम बोलोगे यहाँ पे ऐसे करके मारो तो क्या होती है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे अगर बोलते रहो ऐसे यहाँ पे मारते रहो क्या हो जाता है, आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आवाज भी निकलती है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे श्वास नली पे पहुंची, इसको अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। इसको ये श्वास नली यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो आगे हम तुमको एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या, पाचन तंत्र, खाना कैसे पचता है और उससे ऊर्जा कैसे बनती है वो हम बताएंगे। अभी सांस से ऊर्जा कैसे बन रही है, ऑक्सीजन से कैसे बन रही है ऊर्जा वो बता रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा ये क्या है, खाना कैसे खाएंगे। यहाँ पर दो नलिकाएं होती हैं, एक होती है वायुनाल जिससे हम सांस लेते हैं वो जाती है, या आवाज जिससे आती है वो, एक से खाना अंदर जाता है। याद रखना ये हम उसमें पूछेंगे कल या परसों जो भी हम बनाएंगे इसको पाचन तंत्र का वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, दो नलिकाएं बनाई भी हमने, दो नलिकाएं मतलब दो पाइप, एक में वायुनल जिससे हवा जा रही है, श्वसन नली, ठीक है। यहीं पर ही क्या होता है, भोजन नली होती है जिसमें से भोजन जाता है। भोजन जाने का, खाना जाने का की रास्ता अलग होती है, यहाँ से हलक से खाना जाने की रास्ता क्या होती है, अलग हो जाती है, और हवा जाने की रास्ता क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये श्वसन नली होगा। श्वसन नली के बाद हवा फिर क्या होती है, इसके बाद ये देखो दो भागों में बट गया है, ठीक है, ये दो भागों में बट गया, एक इधर चलाया एक इधर चलाया। ये जो दो भागों में बटा हुआ है इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसको, याद रखो, क्योंकि यही तुमको बताना है समझने के लिए। जो लोग पेपर दे चुके हैं या जो पढ़ते नहीं है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको पेपर देना है, एग्जाम देना है, उनको एक एक वर्ड याद करना पड़ेगा तुमको। तो श्वसन नली आगे चल के क्या है, देखो दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ये भी ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है। क्या है ये, उसके बाद फिर देखोगे तो इसमें से बहुत छोटी छोटी असंख्य, देखो बहुत पतली पतली सी भी नसें निकली हुई दिखाई दे रही हैं तुमको, है। तो इनका क्या नाम है, ब्रोंक्योलेस। क्या नाम है इनका, ब्रोंक्योलेस। ये चीज क्या कहलाती है, ब्रोंक्योलेस कहलाती है। उसके बाद फिर तुम देखते हो इन ब्रोंक्योलेस में ये देखो गोल गोल ये चीज फूल की तरह बने हुए हैं ये, ठीक है। ये देखो बिल्कुल फूल की तरह बने हुए हैं ये छोटे छोटे। ये चीज क्या कहलाती है, वायु कोष्ठक या एल्वियोली। क्या कहलाता है, वायु कोष्ठक। बस यही वायु कोष्ठक ही इसमें मेन होता है। अब ये तुम्हारा हो गया है तुम्हारा श्वसन। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग चित्र देखते हैं तो फेफड़े इस तरीके से बने हुए दिखाई देते हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे तो दिखाई देते हैं, ऐसे करके। ये फेफड़ा तो ये अब बना है जाके, ये देखो फेफड़ा इस तरीके से फेफड़ा बना होता है, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। मेन काम उन्हीं का होता है, ये तो होता ही है। इसको बॉर्डर दे दिया गया, ये बॉर्डर बना दिया तो क्या बन गया, ये फेफड़े या लंग्स बन गए। समझ में आ गया। इन्हीं के बीच में हमने बना दिया ये हार्ट। अभी हम वो भी तुमको समझाएंगे, जब तुमको हमने रक्त परिसंचरण बताया था कि इसमें खून कहाँ से कैसे आता है, वो भी इसी में। तो बिल्कुल सब एक जिस्म का बिल्कुल एक मिला हुआ है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ते जाओगे तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आता रहेगा इसको, और नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी तुम्हारी, अपनी खुद की नॉलेज बहुत बढ़ेगी। ये तुम्हारा हो गया श्वसन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब समझो। ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, या 6-7 जो भी तुम्हारे इसके अंग है। सबसे पहले क्या किया हमने, सांस ली। सबसे पहले क्या है, दो सांस लेने की जगह जो है, दो नासा छिद्र से सांस ली, नासा कपाट पे पहुंची। उसके बाद अंदर सांस गई, कहाँ पे गई हमारी सांस, यहाँ पर हलक में गई, जहाँ पर मुंह का कनेक्शन और नाक का कनेक्शन एक होगा। हलक के बाद फिर कहाँ पे चली गई, हलक के बाद फिर कहाँ चली गई, वायुनाल। वायुनाल के नीचे क्या हो गया तुम्हारा, श्वसन नली जिससे हवा अंदर जाती है, उस वाली नली में पहुंच गई। उसके बाद फिर सांस कहाँ पहुंची, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ब्रोंक्योलेस, और ब्रोंक्योलेस के बाद वायु कोष्ठक तक तुम्हारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। समझ में आ गया, वायु कोष्ठक तक पहुंच जाती है। अब देखो क्या होता है, जब कभी भी किसी को बीमारी हो जाती है, मान लो टीबी बीमारी हो जाती है, तो टीबी किस में होती है, फेफड़ों में। अगर टीबी बीमारी हो गई तो क्या होता है कि जो टीबी बीमारी होती है, जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, वो इसमें जाके, ये जो तुम्हारा वायु कोष्ठक है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ था, इसमें जाके क्या, इसमें चले जाते हैं। इस वायु कोष्ठक को क्या करते हैं, खाने लगते हैं उसको। टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम, वो क्या करते हैं, इसको खाने लगते हैं। जब ये खाने लगेगा तो ये सब फटा जाएगा। जब फट जाता है तो इसी का है वो खून बन के इसी के रास्ते हमारे मुंह से निकलने लगता है। लोग कहते हैं कि टीबी हो गई है। जब बहुत ही ज़्यादा टीबी हो जाती है, बहुत उसको बैक्टीरिया उसके बिल्कुल हावी हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आदमी मर जाता है। उसके बाद अभी देखो जो कोरोना चल रहा था, कोरोना भी तो यहीं पे जाके कोष्ठक, यहीं पे ही तो जाके कोष्ठक में ही जाके तो भर जाता था। अब हम लोग जब सांस लेते हैं, कोई चीज़, अभी तुम्हारे पास खाली एक डब्बा है, उस डब्बे में अगर कुछ नहीं है तभी तो उसमें कुछ भरोगे, लेकिन वो डब्बा पहले से ही भरा हुआ होगा तो उसमें क्या भर पाओगे, कुछ नहीं भर पाओगे। तो यही होता है,
कोरोना में क्या होता था, कोरोना के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी ये इसके किसी के भी थ्रू क्या है अंदर चले जाते थे, तो इन कोष्ठकों में, वायु कोष्ठकों में क्या है भर जाते थे। कोरोना के जो बैक्टीरिया हैं हमारे वायु कोष्ठकों में भर गए। जब पहले से ही सब वायु कोष्ठकों में भर गए तो हम सांस लेंगे तो वो जाएगी कहाँ, जा ही नहीं पाती थी। इसलिए कोरोना का जब व्यक्ति जब होता है, कोरोना पॉजिटिव होता है, इसको बीमारी कोरोना हो जाती है, तो क्या करता है वो ऊपर ऊपर सांस लेने लगता है, अंदर जा ही नहीं पाती है। जब किसी डिब्बे में पहले से ही कोई चीज भरी हुई है तो उसमें क्या भरोगे, कुछ नहीं भर पाओगे। इसलिए क्या है, कोरोना वाला ऐसा करके सांस लेता है, अंदर ही नहीं जाती है, बस मर जाता है वो। दूसरी चीज तुमको बताएं, एक बीमारी छोटे बच्चों में भी होती है, बूढ़े लोगों में होती है, निमोनिया। उसको क्या कहते हैं, निमोनिया। निमोनिया में भी क्या होता है, यही होता है। निमोनिया में इन वायु कोष्ठकों में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। वायु कोष्ठकों में क्या भर जाता है, पानी। जब पानी भर जाता है तो ऑक्सीजन वहां पहुंच ही नहीं पाता है, हवा हम लोग सांस लेते हैं वहां तक जा ही नहीं पाता, तो धीरे धीरे सांस लेते लेते वो भी बच्चा या जिसको भी बीमारी थी वो मर जाता है। तो ये समझ में आ गया बीमारी। अब हम तुमको देखो बताते हैं, यहां तक समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जो यहां पर वायु कोष्ठक तक ऑक्सीजन आई। अब तुम लोग याद करो जो हमने रक्त परिसंचरण पढ़ाया था तुम लोगों को। रक्त परिसंचरण में क्या पढ़ाया था कि ये हार्ट, इसी में हमने बताया था ये हार्ट बनाया था उस दिन यहाँ पे, उसके चारों तरफ हमने बता दिए थे, लंग्स ऊपर दिखा दिया था, लेकिन लंग्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, बीचों बीच में हार्ट होता है। चलो हार्ट भी बाद में बताएंगे। फिर इसके नीचे देखो यहाँ पर ये एक तरीके की, यहाँ पर तुम जब देखोगे तो इस तरीके का क्या होता है, एक और मांस का एक क्या होता है, एक हिस्सा होता है, मांस थोड़ा कठोर मांस होता है, इस तरीके का बना होता है, लंग्स के बिल्कुल नीचे बिल्कुल भिड़ा हुआ होता है उसमें। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेन काम क्या होता है, डायफ्राम का ही होता है। ये तुम्हारा फेफड़ा है, लंग्स है। डायफ्राम जब ऊपर के लिए होता है तो यहां पर वाली जो हवा होती है ये निकल के बाहर चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। जब ये डायफ्राम नीचे हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये नीचे के लिए खींचता है, ये हवा ऊपर से नीचे के लिए खींचती है। समझ में आ गया। तो सांस फेफड़े से ही ली जाती है। किससे ली जाती है, फेफड़े से, लेकिन इसको सपोर्ट कौन करता है, डायफ्राम। जिसका डायफ्राम ये जो है टूट जाता है तो वो आदमी बहुत जल्दी मर जाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया लेकिन क्या हुआ कि कुछ भी चोट नहीं लगी, उसके कोई चोट ही नहीं लगी, ना कहीं खून निकला ना कुछ टूटा, लेकिन आदमी मर जाता है। उसका क्या हो जाता है, डायफ्राम ही टूट जाता है। जब उसका डायफ्राम यहाँ या किसी के बहुत तेज यहाँ पर मार दो, अगर अंदर जाके ये डायफ्राम पे लग गया, डायफ्राम टूट गया तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आदमी मर जाएगा। दूर से लगेगा कि कुछ नहीं टूटा है, लेकिन क्या होगा, फिर भी मर जाएगा, क्योंकि डायफ्राम जब टूट जाता है ये काम कम करना अपना छोड़ जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो सांस ही हम लोग नहीं ले पाते हैं। समझ में आ गया। तो डायफ्राम बहुत जरूरी होता है। अब इसमें देखो ये चीज तुम्हारी हो गई, डायफ्राम को समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है कि जब यहां पर ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन यहां पर आई, अब तुमको हम बताएं जैसे हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, टंकी उंकी का कनेक्शन करते हैं, तो टंकी हम लोग छत पे रख देते हैं जाके। पानी कहाँ से लेके आते हैं, जमीन से लेके जाते हैं, मोटर से डायरेक्ट वहां पहुंच गया। तो जमीन से जो पानी लेकर आते हैं ऊपर टंकी तक पहुंचाते हैं, तो क्या उसका काम पूरा हो जाता है, नहीं होता है, आधा ही तो काम हुआ है। जमीन से पानी लेकर आए, टंकी में पहुंचा दिया पानी। अब अगर टंकी में ही पानी भरा रहेगा तो कोई काम में आएगा, नहीं काम में आएगा। तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है। ये क्या है, फेफड़ा क्या है, ये टंकी है। फेफड़ा क्या है, सिर्फ टंकी है। हमने जो वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन को यहां से इस रास्ते से लाकर क्या कर दिया इसने, फेफड़े के अंदर जो वायु कोष्ठक एल्वियोली होता है उसमें हमने भर दिया ऑक्सीजन। अब यहां पर इसका कोई काम थोड़ी ना है। जैसे टंकी यहां पर रखी हुई, टंकी भरी हुई है, टंकी का काम कहां है। अब तुम दिमाग लगाओ कि टंकी का पानी में जो पानी भरा हुआ है टंकी में, उसका काम कहां लेते हो तुम। घर में तुम खुद कहाँ लेते हो, सबसे पहले बाथरूम में नहाने के लिए, ठीक है, किचन में खाना बनाने के लिए, लेटरिन में, इन्हीं जगह पे तो काम लेते हो। तो वहां पर कौन पहुंचाता है, टंकी से पानी तुमको अगर लेके जाना है किचन में या बाथरूम में, कौन क्या करोगे उसमें, तुम पाइप डालोगे। तो वही पाइप हमने रक्त परिसंचरण वाला याद करो, जिसने बहुत दिमाग से देखा होगा या पढ़ा होगा। रक्त परिसंचरण में वो हमने तुमको बताए थे, वही तो पाइप थे। तो उन पाइपों के नाम क्या रख दिए गए थे, शिरा और महाधमनी। शिरा और धमनी, बड़े जो पाइप होते थे, बड़े जो पाइप होते थे तो वो महाधमनी और महाशिरा। उससे जो छोटे होते तो वो धमनी या शिरा। उससे भी जो छोटे होते थे उनको क्या कहते हैं, छोटी धमनी, छोटा शिरा। और बहुत पतले पतले जो पाइप होते हैं, बिल्कुल नस की तरह जो पाइप होते थे, क्या कहते थे, केशिका।
अब समझ लो ये बिल्कुल सब एक ही में जुड़ रहा है धीरे धीरे, श्वसन, इसके बाद पाचन तंत्र भी इसी में ही जुड़ जाएगा। आगे जब हम तुमको बताएंगे पाचन तंत्र, पाचन वो भी इसी में ही जुड़ेगा। ये देखो टंकी है, इसमें पानी है, यहाँ पे तुम्हारा किचन है, यहाँ पे तुम्हारा बाथरूम है, ये मान लो लेटरिन है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा पानी किससे आया है? मोटर से आया है। किससे आया है? मोटर से पानी आया है, यहाँ पर भर दिया। यहाँ से मोटर से यहाँ तक आने में जो पानी, ये क्या क्रिया कहलाई कि मोटर से पानी यहाँ आ गया। हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे मोटर से जमीन से पानी निकालकर हमने टंकी में भर दिया। हम लोग उसको क्या कहते हैं? श्वसन, बाहरी श्वसन। क्या कहते हैं उसको? बाहरी श्वसन। यही बाहरी श्वसन होता है जब हम ऑक्सीजन नासा छिद्र से होते हुए वायु कोष्ठक में पहुंचा देते हैं, यह बाहरी श्वसन हो गया। अब आंतरिक श्वसन क्या होता है? वो ऊतकों में होता है। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू से भी छोटा होता है कोशिका। क्या करोगे इसमें? पाइप लेके आओगे, यही तो करोगे। इन्हीं पाइपों को ही तो हमने बताया था तुमको, शिरा और महाधमनी। अब ये क्या है? यहाँ पाइप चूंकि पानी ऊपर है तो वो उसको प्रेशर दे रहा है, प्रेशर देने के बाद पानी पहुंच रहा है। लेकिन इसमें क्या होता था? इसमें लाने और ले जाने के लिए जो ब्लड के अंदर हमने तुमको बताए थे रुधिराणु जो होते हैं, क्या होते थे? रुधिराणु होते थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वो सब होते थे, वो ले जाने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो हम तुमको बताते हैं। रक्त परिसंचरण और श्वसन एक दूसरे से कैसे मिल गया है। देखो, सांस ली, फेफड़े में आया, वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन भर गया। तो जिसको जिसको याद होगा, तो जो हमने जो हार्ट की जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो उसमें जो ब्लड आता है, तो सबसे पहले ब्लड कैसे आता था? अशुद्ध आता था। किससे? शिरा से। तो यहाँ से जब शिराओं से जो शरीर में बनता था ब्लड, वो यहाँ पर आया। आने के बाद ये ब्लड को कहाँ भेजता था? जो अशुद्ध रक्त है वो हार्ट जो है उस अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजता था साफ होने के लिए? फेफड़े में। यानी कि यही फेफड़े में उसने भेज दिया था। यहाँ पर भेज दिया था। किसके थ्रू? धमनी के थ्रू भेज दिया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन लेने के बाद ये इधर से क्या होता है? इसको इधर, फिर ऑक्सीजन इसको भेज देता था हार्ट को, और हार्ट पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा देता था। तो याद करो कि जब हार्ट जो है ऑक्सीजन वहां से लाके, ऑक्सीजन जब हार्ट जो है लाता है अपने उसमें, तो हार्ट से ऑक्सीजन ले कौन जाता? हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड बहता है। किस लिए? इसीलिए कि ये ऑक्सीजन पहुंचाए हर जगह और हमारे शरीर का तापमान बनाए रखे। जब चलेगा तो तापमान जरूर बनेगा। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन है तो हमारे तो शरीर में हर जगह कोशिकाएं हैं, हर जगह ऊतक है। हमारा पूरा शरीर क्या है? कोशिकाओं से बना हुआ है। हर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा जब ब्लड हर जगह जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड यानी कि रक्त। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? रक्त। अब रक्त में तो बहुत सी चीजें होती हैं। ऑक्सीजन ये है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन फेफड़े से निकालकर कौन लेके आता है? ब्लड। इसीलिए ब्लड पूरे शरीर में है, क्योंकि ऑक्सीजन सब कहीं लेके जाना है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन, अब ब्लड के अंदर हमने तुमको बताया थी, ब्लड जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक किसमें बटा हुआ है? प्लाज्मा में, और दूसरा रुधिराणु में। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होते थे? प्लेटलेट्स होते थे। और तुम याद करो, हमने बताया था कि आरबीसी में एक होता है रुधिर, क्या होता है अणु? HB। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हमने बताया था हीमोग्लोबिन जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लाने ले जाने काम करता है। ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाके छोड़ देता है। तो मेन जो इसका जो हीरो होता है हमारे शरीर का, वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। जो पुरुषों में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और औरतों में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर लोगे उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इसीलिए सबसे मेन जो हीरो होता है क्या होता है? वो हीमोग्लोबिन होता है। समझ में आ गया? अब ये दिमाग लगाओ कि ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए क्यों होती है? ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? अब ये हम तुमको बताएंगे। यहां से ऑक्सीजन आई वायु कोष्ठक में, वायु कोष्ठक से दिल, हार्ट से होते हुए ब्लड, क्योंकि हर जगह जाता है तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है हर कोशिका के अंदर। और लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। अब देखो, ये ब्लड ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, कोशिका के अंदर आ गया।
कोशिकाओं के अंदर भी बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, अणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, बैक्टीरिया काम करने वाले मतलब होते हैं कोशिकाओं के अंदर भी। एक कोशिका क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें कोशिका के दो भाग हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य हो जाता है, और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोलाइसिस एक क्रिया होती है जिसमें 8 एटीपी अणु बनते हैं। कितने? 8 एटीपी अणु बनते हैं। एक तरफ होता है तुम्हारा कोशिका का यह भाग, इसके अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये क्या बना देता है, 24 एटीपी अणु, 24 एटीपी अणु। फिर एक जगह बनता है एसिटिल को एंजाइम ए के थ्रू 6 एटीपी बनते हैं। अब देखो 24 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, ग्लूकोलाइसिस 8 एटीपी बनाता है, एसिटिल को एंजाइम ए 6 एटीपी बनाता है। कितने बन जाते हैं ये? 24 और 6 30 और 8 38 एटीपी। अब ये एटीपी क्या है हम तुमको बताएं। एटीपी क्या होता है? हमारे अंदर की एनर्जी करेंसी होती है। समझ में आ गया? ऊर्जा को ही ये लिखा गया। 38 एटीपी में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जो हमको चलने फिरने बोलने का क्या करती है, ताकत देती है। समझ में आएगा? इसीलिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन, अब इसका एक सूत्र होता है, ये देखो, हम लोग खाना खाते हैं, भोजन प्लस ये ऑक्सीजन आया O2, भोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और एंजाइम क्रिया होती है, एंजाइम अभिक्रिया होती है। अब एंजाइम अभिक्रिया क्या होती है? एंजाइम अभिक्रिया कोई भी अभिक्रिया होती है, उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा देते हो, या तो ताप, या तो उसको गर्म करोगे, या उसको जो है धकेलोगे, कुछ करोगे, तभी वो अभिक्रिया करेगी, जो हम तुमको रासायनिक अभिक्रिया में बता चुके हैं। तो जब भोजन हम लोग कोई चीज खाते हैं, वो भोजन पदार्थ हो गया। जब कोई भी चीज खाते हैं, वो क्या हो गया? भोजन पदार्थ हो गया। ऑक्सीजन हम लोग सांस के थ्रू फेफड़े से और हार्ट से होते हुए पहुंच जाती है, ब्लड के होते हुए। तो इन दोनों को जो मिलाकर एंजाइम होता है, वो एंजाइम किस ताप पर होता है? 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमारा तापमान क्या होता है? 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी पर ही वो क्या होता है, एंजाइम अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, इन दोनों को कैसे भागों में बांटता है। एक तो कर देता है वो CO2 में भाग देती है। ये CO2 किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन पदार्थ और ऑक्सीजन को जो मिलाया, एंजाइम अभिक्रिया की, 37 से 36 डिग्री, किसी का 36 डिग्री होता है, किसी का 37 डिग्री होता है। ज्यादातर जो नॉर्मल जो हमारा जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या 98 से 99 से 100 फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग बुखार नापते नहीं, अगर 100 से ऊपर हो गया तो लग गया कि बुखार हो गया, तो वही होता है। वो फ़ारेनहाइट में होता है, ये कितना है? सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट 100 से ऊपर अगर चला गया तुम्हारा तापमान, या 100 के ऊपर चला गया, 102 103 फ़ारेनहाइट में अगर है, तो समझ लो तुमको क्या हो गया? बुखार आ गया। लोग कहते हैं बुखार आ गया, उसको कम करने के लिए तुमको डॉक्टर दवा देता है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? भोजन पदार्थ और ऑक्सीजन को मिलाता को, ये कोशिका के अंदर होता है सारा, कोशिकाओं के ही अंदर सारी ये प्रतिक्रिया होती है। भोजन हम लोग खाते तो बहुत मोटा मोटा, रोटी बहुत मोटी होती है, फल कोई होता है बहुत मोटा था, लेकिन क्या होते हैं, हम जब पाचन तंत्र में तुमको समझाएंगे, तो ये जब हम लोग चबाते हैं, चबाने के बाद ये इसके अंदर लार, लावा, एंजाइम ये सब वगैरह मिलने के बाद ये बहुत छोटे छोटे कणों में बटकर कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिका के अंदर जो भोजन पदार्थ और O2 यानी कि ऑक्सीजन जब आपस में एंजाइम क्रिया अभिक्रिया करके जब 30 डिग्री पर ये मिलके क्या होते हैं, ये 3 भागों में बांट देती हैं कोशिकाएं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। फिर H2O यानी कि जल बना देती है। फिर क्या बनाती है? जल बनाती है। उसके बाद क्या बना देती है? ऊर्जा। 3 चीजें ये उत्पन्न करती हैं। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड वही हीमोग्लोबिन इस कोशिका से लेकर कहां कर देता है? फेफड़े को दे देता है। दिल से होते हुए, ये ब्लड से होते हुए, ब्लड से आता है उसी को ही जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वही क्या होता है तुम्हारा? वो क्या होता है तुम्हारा? गंदा, मतलब जो रक्त जो होता है वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाता है, यहां तक लाता है। ये सब अभिक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू यहाँ पर आता है हमारे हार्ट में। हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को देता है, फेफड़ा ये जो है इससे निकाल देता है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है सारी कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। वो अपने आप ही जो है कुदरती है, प्राकृतिक अपने आप ही होता रहता है। लेकिन ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और बहुत तेजी से होते हैं। सांस ली, हमने उस दिन बताया, सांस ली
ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन ने तुरंत ऑक्सीजन के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, दिल हार्ट ने उसको जो है ब्लड को साफ किया या ऑक्सीजन उसमें मिला दिया, ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, हीमोग्लोबिन ले जाके कोशिका दे देता है जाके। उधर पाचन तंत्र से हमारा भोजन पदार्थ आ जाते हैं, भोजन पदार्थ और ऑक्सीजन आपस में एंजाइम अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वही हीमोग्लोबिन रक्त के थ्रू कहाँ पहुंचा देता है, यहाँ, उसी को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त तुरंत फेफड़े में जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसको हम सांस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। फिर सांस अंदर ली, फिर ऑक्सीजन आया, फिर हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ले जाके कोशिका में मिला देता है। यहाँ जो हम लोग खाते हैं वो पहले से ही पदार्थ होते हैं, भोजन पदार्थ आपस में मिलते हैं। अब इसमें तुम देखते, ये ऊर्जा जो होती है वो हमको ताकत देती है, चलने की, बोलने की, हर एक चीज करने की। क्या ऊर्जा जो है क्या कर देती है, हमको ताकत देती है। ये तो हमारी ऊर्जा हम ही खत्म इसको कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, बचता क्या है, जल। तुमने कभी देखा है कि हमारे शरीर में कहीं जल है, पानी है, कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे शरीर में कितना जल होता है, 60% जल होता है। हमारे शरीर में कितना होता है, 60%। हमारा अगर वजन 100 किलो है तो उसमें 60 किलो जल होगा, लेकिन कभी दिखता नहीं है। जल जो होता है वो कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। और जब कभी हम लोग, तुमने देखा होगा कि अगर कहीं एसी तुम लगा दो, एक कमरे में बहुत से लोग बंद हो और एसी तुम लगा दो, और हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, कुछ जल कार्बन डाइऑक्साइड से निकल जाए, सांस छोड़ते हैं, तो एसी जो होता है वो पानी बाहर, एसी के अंदर पानी कभी देखा है तुमने? एसी के अंदर पानी थोड़ी ना होता है। लेकिन जब कभी एसी को देखोगे वो पीछे पानी बहुत छोड़ता है। वो पूरी रात अगर एसी चला दोगे तो 2 से 3 बाल्टी पानी निकलेगा। वो पानी क्या होता है, हमारा ही पानी होता है, हमारी सांसों में ही वो पानी होता है। समझ में आ गया? जब कभी तुम ठंड में देखते हो, तुम जब मुंह से निकलते हो तो भाप निकलती है, वही पानी होता है, तो वही जल होता है। अब तुमको ये समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा हमको चाहिए होती है। अगर ऊर्जा नहीं बनेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज तो ये सब समझ में आ गया, इतना ही इसका, बस यही इसका काम होता है। दूसरी चीज हम तुमको बताएं कि ऊर्जा हमारे हर जगह बन रही है। यहाँ ये उंगली है, इसमें भी ऊर्जा बन रही है, क्योंकि इसमें क्या है, कोशिका है, इसमें भी ब्लड चल रहा है, ब्लड आया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आया, इसमें वो हमारे पदार्थ पहुंचते हैं, कौन से वाले, भोजन पदार्थ, ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या है, उसने ऊर्जा बना दी। ऊर्जा जो है इसमें बना दी, तो इसका मतलब ये उंगली चलने की हमको ऊर्जा मिल गई। हमारे पूरे हाथ में है तो पूरा हाथ चलाने के लिए हमको ऊर्जा मिल गई। दिमाग में ऊर्जा बन रही है तो दिमाग चलाने के लिए ऊर्जा बन गई। हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों में ऊर्जा बन रही है तो हम पैदल चल रहे हैं। लेकिन अब देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा इस समय क्या चल रहा है, हमारा इस समय सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, देखो समझो पूरी बात, बहुत ही तुमको हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। इस समय हमारा सबसे, जिस्म का कौन सा अंग हमारा सबसे ज्यादा चल रहा है, बताओ कौन सा चल रहा है? दिमाग भी चल रहा है या जबान? सबसे ज्यादा क्या चल रहा है हमारा? जबान चल रही है, यानी कि जीभ हमारी जो है सबसे ज्यादा चल रही है। जीभ के अंदर भी कोशिका होती है। कोशिका का मतलब तुम समझ रहे हो? कोशिका का मतलब होता है जो परमाणु, जैसे हमने तुमको बताया था, बहुत छोटी, जिसको तोड़ा ना जा सके, और उससे कोई चीज अगर बनी हो तो वो कोशिका। हमारा जो जिस्म होता है, इसको तुम बिल्कुल फाड़ दो, कुच दो, बिल्कुल बहुत महीन कर दो, उसके बाद माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो सबसे छोटा जो तुम्हारा अणु मिलेगा, परमाणु मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका को मिला दिया, कोशिका को बहुत कोशिकाएं मिला दी, तो क्या एक ऊतक, टिश्यू बन गया। टिश्यू मिलाते हुए चले गए तो हमारे क्या हो गए? अंग बन गए। ये हमारा हाथ बन, उंगली बन गई, उंगली को मिला दिया तो पंजा पूरा बन गया, पंजा से यहाँ से मिला दिया तो हाथ बन गया, यहाँ लगा दिया तो पूरा जिस्म बन गया। तो सबसे छोटी जो इकाई हमको बनाने के लिए, हमारे शरीर को बनाने के लिए होती है, उसको क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका के ही अंदर सब कुछ बनता है। कोशिका के ही अंदर हमको ऑक्सीजन पहुंचानी होती है। इसी के अंदर ही हमको जो हम लोग खाते हैं, भोजन पदार्थ पहुंचाया जाता है। वो जब दोनों मिलते हैं, एंजाइम अभिक्रिया होती है। वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनाता है, जल अलग बनाता है, ऊर्जा अलग बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू हमसे बाहर निकल जाता है। ये अभिक्रिया बहुत तेज से होती है, समझ में आया? बहुत तेज, सेकेंड से भी कम में सब ये अभिक्रिया होती है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद जल हमारे शरीर में ही रहता है, कुछ निकलता भी है, और ऊर्जा हम उसको खर्च करते हैं अपने जिस्म को आगे बढ़ाने में, काम करने के लिए। समझ में आएगा ये? अब तुम देखो, हम तुमको बताएं ऊर्जा का क्या सिद्धांत है। ऊर्जा हमारे हर जिस्म में, हर हिस्से में बन रही है, हर जगह ऊर्जा बन रही है। सबसे ज्यादा जिस चीज से हम लोग काम करते हैं, इस समय हम बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी कहाँ लग रही है? या तो ब्रेन में लग रही है या जीभ में लग रही है। अब जवान में अगर हमारी ऊर्जा बन रही है तो हमारे पैर की जो ऊर्जा बन रही है, इसका मतलब वो फ्री है।
हमारे हाथों में अगर ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम फड़ुआ चलाने लगे, हथौड़ा चलाने लगे, तो हमारे हाथों में ज़्यादा, चुप्पे बैठे हैं हथौड़ा चला रहे हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ लगेगी? हाथों में लगेगी। तो क्या होता है कि इन सब चीज़ से इस समय हमारी जवान ऐसे चल रही है और चलती रहेगी, जब तक हमारे जिस्म में ऊर्जा बनती रहेगी जवान चलती रहेगी। जब बिल्कुल ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे? वही खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारे पदार्थ जो भोजन पदार्थ हैं ऑक्सीजन मिलकर फिर ऊर्जा बनाएंगे, फिर हम बोल पाएंगे। अब जैसे जवान चल रही है हमारी ऊर्जा, जवान में जो ऊर्जा बन रही है खत्म हो चुकी होगी, समझ में आ गया? जो जवान के जो हमारा जो जीभ है, टंग्स, इस जीभ के जो कोशिका में ऊर्जा बन रही थी वो खत्म हो चुकी होगी। अब ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रही है? हमको हर उस हिस्से से जो है ऊर्जा जा रही है। पैर की ऊर्जा इस समय मेरी बन रही थी, लेकिन हम चले ही नहीं, पैर से ऊर्जा ज्यादा खत्म नहीं हुई, तो पैर की ऊर्जा भी निकल के आ गई हमारे जवान में, समझ में आ गया? हाथों की भी ऊर्जा निकल के हमारे जवान में आ गई, उंगलियों की भी ऊर्जा निकल के हमारे जवान में आ रही है। और हम जब इसको स्पीच को अपनी बंद करेंगे तो हमको लगेगा कि हम बहुत थक गए। यही होता है। इसीलिए तुम चलोगे, चलते कहाँ से हो? पैर से चलते हो। लेकिन जब तुम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक अगर चलोगे तो तुमको क्या लगेगा? मेरा पूरा शरीर थक गया है। हाथ से थोड़ी चल रहे हो, लेकिन हाथ भी थक जाएगा। क्यों? क्योंकि पैर में जो ऊर्जा बनती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है? अपने हाथों की ऊर्जा ले जाकर, दिमाग की ऊर्जा ले जाकर, हर जगह की ऊर्जा लेकर क्या करता है? वो पैर को दे देता है। अब पैर जो है चलते, इसलिए अभी हमारी ये ऊर्जा कब की खत्म हो गई? अगर ये सारे जिस्म की ऊर्जा अगर मेरे जुबान में नहीं जाती तो क्या बोलते बोलते वो करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, देख लो अगले चैप्टर में तुमको, अभी तुम्हारे इसके 2 चैप्टर और बाकी। एक जब हम खाना खाते हैं, पाचन तंत्र, और दूसरा मानव जनन। बस उसके बाद तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा। कहीं से भी कुछ भी पूछ दे तो हो जाएगा ये।